So hello students, I am your new mentor. I am here to explain you the chemistry's chapter first, which is named as chemical reactions and equations. Okay, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं एंड सम बेसिक आइडियाज़ अबाउट इट. ओके, तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन तब होती हैं जब कोई भी सब्सटेंसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं केमिकली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है केमिकली, किसी भी नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं इनिशियल वाली सब्सटेंसेस से. जैसे कि हम अब जानते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में. रिएक्टेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि इनिशियल टाइम पे हमारे पास होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि हमें आफ्टर रिएक्शन मिलते हैं. फॉर एग्जांपल H2 + O2 इज़ इक्वल्स टू H2O. इस केस में हमारा जो H2 और O2 है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमारा H2O यानी वाटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है. देन वी विल मूव टू द बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन उन्हें कहते हैं जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं. ये बहुत नेसेसरी होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिससे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एप्लीकेबल हो पाए, जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं. देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब प्रोडक्ट बनते हैं, और बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शंस को, जिससे कि हम ये चीज़ एप्लीकेबल कर पाएँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें लग रहा है. ओके, सो यही था हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का, जो कि नेसेसरी है. हर एक को ये ओवरव्यू पता होना चाहिए. इसमें कुछ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, जो कि मैं इसका लिंक आपको PDF में ऐड कर दूँगी. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो ये हम बाद में कवर करते हैं, पहले हम दूसरे पॉइंट पढ़ लेते हैं. ओके, हम रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ रहे हैं. रिएक्टिव सीरीज़ का एक निमोनिक आपको बताने वाली हूँ. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, CuAgAuPt. तो जो हाई रिएक्ट विथ वाटर है वो हाईली रिएक्टिव होता है. जो रिएक्ट्स विथ एसिड है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है. जो हाईली अनरिएक्टिव है, वाटर साथ बेसिकली रिएक्ट नहीं करते हैं. और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन, वो हाइड्रोजन होता है. ठीक है ना, उसको किसी के साथ रिएक्शन के लिए नहीं होता है. देन विल मूव टू द रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे होते हैं. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है. ऑक्सीडेशन वो होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन वो होता है जब ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है. जब दोनों साथ में हो रहे होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Fe + CuSO4 इज़ इक्वल्स टू FeSO4 + कॉपर यानी Cu. So okay, when we'll move to the next activity in our NCERT book, which is very important according to me, and not just according to me, according to syllabus too. So reaction of zinc metal with dilute sulfuric acid. So जब जिंक रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, नॉट किसी भी एसिड, जैसे कि HNO3 इज़ अ एक्सेप्शन इन दिस केस, यू हैव टू माइंड इट दैट इट इज़ एक्सेप्शन. सो जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो वो बनाता है जिंक सल्फेट और निकालता है हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट. तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन ही है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक ट्यूब लगी हुई है, डिलीवरी ट्यूब, जो कि सोप सॉल्यूशन में डली हुई है, जिससे कुछ बबल्स निकल रहे हैं. और जब एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लाया गया है तो वो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि वो एक हाइड्रोजन गैस है. सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आते हैं कि क्वेश्चन देता है कि एक्स मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड फॉर्म्स a gas which blasts with pop sound, identify the gas. So the gas is hydrogen. ये very important है कि आपको पता होना चाहिए. हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आंसर होता है कि जब गैस जो होती है, मान लीजिए एक्स गैस है, वो अगर पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रही है, जब हम उसके माउथ के पास ले आते हैं
बर्निंग कैंडल को या तो कोई भी बर्निंग आइटम, सो वो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड डस्ट। सो नाम याद रखिएगा, इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है कोरोजन और रैंसिडिटी। तो कोरोजन उसे कहते हैं जो कि किसी भी मेटल पे की सरफेस पे हो जाता है जबकि हम उसको एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कोई भी मेटल जो होता है वो पूरी तरीके से ईटन अप हो जाता है किसी भी गैस के द्वारा या तो मॉइस्चर के द्वारा, उसे हम रस्ट बोलते हैं। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो इक्वेशन है वो है Fe+O2 + XH2O गिव्स Fe2O3 .XH2O। इसको हम रस्ट बोलते हैं, इस फार्मूले को, जो इस कंपाउंड को हम रस्ट बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है रैंसिडिटी का। रैंसिडिटी तब होती है जब कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसी भी फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड का, जब वो मॉइस्चर में और एक्सपोज कर दिया जाता है और इसके रिज़ल्ट में जो हमारा फूड होता है उसके अंदर से हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप के ऑर्डर्स यानी अनप्लीजेंट ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। जो उसका फ्लेवर होता है वो चेंज हो जाता है। इसके कुछ मेजर्स होते हैं जैसे कि एयर टाइट कंटेनर्स। ऑयल कंटेनिंग फूड मस्ट बी फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। इसको नाइट्रोजन गैस के साथ जो है तो पैक करना चाहिए। इससे हेल्प होती है, किसी भी मॉइस्चर वगैरह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी ये सब नहीं हो पाता है। So students, if you feel this video is even a little bit of useful for you, please subscribe to my channel, and the PDF is provided in the description. Thank you.